हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव अप्रोच या वस्तुपरक दृष्टिकोण। वस्तुपरक दृष्टिकोण पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि कर देय योग्यता का जो सिद्धांत है उसमें कर देयता को कैसे मापा जाए, इसके संबंध में दो तरह के दृष्टिकोण अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनाए गए हैं। एक है वस्तुपरक दृष्टिकोण और एक है व्यक्तिपरक दृष्टिकोण। तो अब हम ले रहे हैं वस्तुपरक दृष्टिकोण। वस्तुपरक दृष्टिकोण या इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम कहते हैं। अब सबसे पहले आता है कि वस्तुपरक दृष्टिकोण है क्या। ऑब्जेक्टिव अप्रोच या वस्तुपरक दृष्टिकोण किसको कहते हैं? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यक्तिपरक जो दृष्टिकोण है या सब्जेक्टिव अप्रोच है उसको लागू करने में चूंकि बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कौन सी कठिनाई आती है? क्योंकि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण ये कहता है कि करारोपण में न्याय को प्राप्त करने के लिए सरकार को कर इस प्रकार से लगाने चाहिए जिससे लोगों को होने वाला जो त्याग हो वो समान हो, मतलब सभी व्यक्ति जो है वो समान रूप से त्याग करें। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि चूंकि त्याग जो है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसको मापा नहीं जा सकता कि एक कर लगाने से किस ए व्यक्ति को कितना कष्ट या त्याग हुआ और बी व्यक्ति को कितना त्याग हुआ, ये इसकी गणना करना बहुत अधिक मुश्किल है। तो इसलिए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को लागू करने में कठिनाइयों को देखते हुए कुछ अमेरिकी लेखकों ने कर अदा करने की सामर्थ्य को मापने के लिए वस्तुपरक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। तो कुछ अमेरिकी लेखकों ने कहा या अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव जो अप्रोच है उसमें उसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्याग को मापना या लाभ को मापना बहुत ही मुश्किल काम है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। तो इसलिए कर अदा करने की या कर दे जो योग्यता है उसको मापने के लिए एक नया अप्रोच उन्होंने दी जिसको वस्तुपरक दृष्टिकोण या ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। इसके संबंध में प्रोफेसर सेलिगमैन ने वस्तुपरक दृष्टिकोण में सामर्थ्य को या सामर्थ्य मतलब कर देयता को या क्षमता को प्रकट करने के लिए उत्पादन शक्ति शब्द का प्रयोग किया। प्रोफेसर सेलिगमैन ने क्या कहा कि कर देने की जो सामर्थ्य है उसको उसने नाम दिया उत्पादन शक्ति। इसलिए इसे कर अदा करने के उत्पादक शक्ति सिद्धांत की भी संज्ञा दी जाती है। यह सिद्धांत व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के विपरीत करदाता की भावनाओं एवं उसके कष्टों की अपेक्षा उसकी कर योग्य क्षमता के मौद्रिक मूल्य को दृष्टिगत रखता है। इस प्रकार यह सिद्धांत करदाता की मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित नहीं है, अपितु उसकी कर अदा करने की क्षमता पर आधारित है। तो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि जो सब्जेक्टिव अप्रोच थी या व्यक्तिपरक या भावनात्मक दृष्टिकोण था, चूंकि उसमें वो एक मनोवैज्ञानिक भावना पर आधारित था जिसमें हम ये देखते थे, जिसमें करारोपण में न्याय लाने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार से करारोपण करने का प्रयास किया जाता था जिससे सभी व्यक्तियों को होने वाला त्याग समान हो। तो त्याग जो है एक मनोवैज्ञानिक भावना है, मतलब इसको हम माप नहीं सकते। इसलिए जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जैसे प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि इसके स्थान पर हम उत्पादन शक्ति शब्द या उत्पादन शक्ति सिद्धांत को भी लागू कर सकते हैं या वस्तुपरक दृष्टिकोण को लागू कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कर से होने वाले त्याग की गणना न करके हम कर दे योग्यता का अनुमान व्यक्ति के पास होने वाले मौद्रिक मूल्य के आधार पर लगाते हैं। मौद्रिक मूल्य का मतलब कि उसके पास आय कितनी है, या उसके पास संपत्ति कितनी है, या उसका उपभोग व्यय कितना है। तो इन सब बातों के आधार पर जिनको हम मुद्रा के रूप में गणना जिसकी कर सकते हैं, उसके आधार पर ये जानने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की कर देयता या कर देने की क्षमता क्या है। कहने का मतलब हुआ वस्तुपरक दृष्टिकोण जो है व्यक्तिपरक दृष्टिकोण या सब्जेक्टिव अप्रोच की जो मुख्य कठिनाई थी, जो व्यवहारिक कठिनाई थी कि कर देने की योग्यता को मापने के लिए उन्होंने त्याग को आधार माना था कि यदि सभी व्यक्तियों का त्याग समान होगा तो करारोपण में न्यायोचित होगा और उसमें सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा।
तो उस परेशानी या कठिनाई को देखते हुए अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए वस्तुपरक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, जिसमें कर देने की सामर्थ्य का अनुमान लगाने के लिए व्यक्ति के पास जो मौद्रिक मूल्य है, या यूं कहें कि उसकी आय या संपत्ति या उसका उपभोग व्यय, जिसको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, उसको आधार बनाया। तो अब लेते हैं हम जो सेलिगमैन ने उत्पादन शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, तो उसमें कर देने की योग्यता को हम कैसे मापते हैं। तो कर देने की योग्यता या सामर्थ्य को मापने के लिए जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच या वस्तुपरक दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्रियों ने 3 आधार माने हैं। एक तो करदाता की आय, कि करदाता की जो आय है उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि किसकी कर देने की सामर्थ्य अधिक है और किसकी कम है। दूसरा, करदाता की संपत्ति, कि व्यक्ति की संपत्ति के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि उसकी कर देने की सामर्थ्य कितनी है। और करदाता का उपभोग स्तर या व्यय, कि करदाता का उपभोग का स्तर या उसका खर्चा कितना है, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य कितनी है। तो वस्तुपरक दृष्टिकोण में इसके समर्थकों ने कर देने की सामर्थ्य या कर देने की योग्यता को मापने के लिए 3 मापदंड लिए हैं। एक तो आय, संपत्ति, उपभोग का स्तर और या उसका व्यक्ति का करदाता का खर्चा इसमें शामिल किया जाता है। अब पहला लेते हैं कि करदाता की आय जो है किस तरह से उसकी कर देने की सामर्थ्य को बताती है। इन्होंने आय का मतलब लिया है, आय उस धनराशि का प्रतीक है जो एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किसी परिवार द्वारा किसी आर्थिक गतिविधि द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें उसके द्वारा अधिकृत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य भी सम्मिलित होता है। मतलब आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित अवधि में और आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप, मतलब उसकी मेहनत और परिश्रम से जब वो एक निश्चित अवधि में एक निश्चित धनराशि प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं हम आय। इसमें उसकी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है, परंतु मापदंड के लिए केवल शुद्ध आय को शामिल किया जाता है। लेकिन कर देय योग्यता का जब अनुमान लगाना होता है, कर देय योग्यता को मापा जाता है, तो केवल उसकी शुद्ध आय को शामिल करते हैं, मतलब उसकी मौद्रिक आय को उसमें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। इस आय सिद्धांत के या करदाता की आय का जो मापदंड है वो क्या कहता है कि ऊंची आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाए और नीची आय वाले व्यक्तियों पर या तो कम कर लगाया जाए या उनको बिल्कुल छूट दी जाए। तो इसमें करदाता की आय के आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं? इसमें इस मापदंड के आधार पर अर्थशास्त्री कहते हैं कि जिस व्यक्ति की, इसमें केवल एक तो शुद्ध आय को शामिल किया है, मतलब उपभोक्ता के द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल इसमें नहीं किया गया। इसमें आय के मापदंड के अनुसार जिस व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा होगी उस पर उतनी ही ऊंची दर से या अधिक कर लगाया जाएगा, जिसकी आय कम होगी उस पर कम कर लगाया जाएगा, और जिसकी आय बहुत ही कम है, बहुत ही कम का मतलब है कि एक निश्चित आय है जीवन निर्वाह स्तर को बनाए रखने के लिए, मतलब एक जीवन निर्वाह स्तर के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जितनी आय की जरूरत होती है, उस आय को सरकार के द्वारा कर से छूट दी जाती है। उस न्यूनतम आय पर सरकार के द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाता। उससे अधिक जितनी भी आय होती है उस पर सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। तो आय जो है वो इस तरह से ये बता सकती है कि किस करदाता की कर देने की सामर्थ्य कितनी है। परंतु इस आय को कर सामर्थ्य का उचित आधार नहीं बनाया जा सकता। जो इसके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि आय को भी हम कर देने की योग्यता का उचित आधार नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि दो व्यक्तियों की आय समान होने पर भी उनकी कर सामर्थ्य अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है? यदि दो व्यक्तियों की आय समान है, मान लो दोनों की आय 10-10 हजार रुपए है, लेकिन ए व्यक्ति के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है और लेकिन बी व्यक्ति के परिवार में सदस्यों की संख्या 6 है, तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों की आय समान 10,000 रुपए होते हुए भी ए व्यक्ति की तुलना में बी व्यक्ति पर कम कर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ए व्यक्ति के परिवार में 4 सदस्य हैं और बी व्यक्ति के परिवार में 6 सदस्य हैं। तो 6 सदस्य वाले परिवार की जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उसका खर्चा अधिक होगा,
और उसकी कर देने की जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो आय बचेगी वो कम बचेगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों की आय समान होते हुए भी उस व्यक्ति पर ज्यादा कर लगना चाहिए जिसका खर्चा कम है, मतलब जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। दूसरा अर्थशास्त्री कहते हैं कि कुछ व्यक्ति तो जो है कठोर परिश्रम से आय प्राप्त करते हैं और कुछ जो है संपत्ति द्वारा। तो इसलिए दोनों की कर सामर्थ्य जो है वो बराबर नहीं हो सकती है। मतलब एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, मतलब कठोर परिश्रम से धन को कमाता है, और दूसरे व्यक्ति के पास उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है या कुछ और तरीके से संपत्ति है जिसमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आराम से उसे उससे इनकम हो जाती है। तो आलोचक कहते हैं कि दोनों व्यक्तियों पर समान दर से कर नहीं लगाया जा सकता। जो व्यक्ति कठोर परिश्रम से आय प्राप्त कर रहा है उस व्यक्ति पर कर की दर जिस व्यक्ति को संपत्ति से आय प्राप्त हो रही है उसकी तुलना में कम लगना चाहिए। तब जो बहुत कठोर परिश्रम से अपनी आय को अर्जित कर रहा है उस पर कर की दर कम लगनी चाहिए, और समान आय होते हुए जिसको संपत्ति से आय प्राप्त हो रही है उस पर कर की दर ऊंची होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो आय है वो कर देने की सामर्थ्य को माप सकती है। तो आय जिसकी ऊंची होगी इस मापदंड के अनुसार जिस व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा होगी उस पर कर उतना ही ज्यादा लगेगा, जिस व्यक्ति की आय कम होगी उस पर कम कर लगेगा। लेकिन आलोचक जो है वो दो आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं या कहते हैं कि इसके आधार पर इसको उचित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता कि यदि दो व्यक्तियों की आय समान है लेकिन उनके परिवार में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, एक में कम और एक में ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में दोनों पर समान आय होते हुए भी समान कर नहीं लग सकता। दूसरा, कुछ व्यक्ति कठोर परिश्रम से आय प्राप्त करते हैं कुछ संपत्ति से, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों व्यक्तियों पर समान कर की दर लागू नहीं हो सकती है। अब हम लेते हैं दूसरा मापदंड है संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है संचित धन की मात्रा। तो अर्थशास्त्री या वस्तुपरक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि यदि आय के आधार पर कर नहीं लगा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, संपत्ति के आधार पर कर लगा सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की कर देने की योग्यता क्या है। तो संपत्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी वो उसकी कर देने की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति कम होगी उसकी कर देने की सामर्थ्य कम होगी। तो इस तरह से ये जो संपत्ति का मापदंड है ये कहता है कि लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो केवल आय पर निर्भर नहीं करता है, अपितु तो धन और संपत्ति पर भी निर्भर करता है। मतलब आय के साथ साथ जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उसका रहन सहन का स्तर उतना ही ऊंचा होगा, और यदि व्यक्ति के पास केवल उसकी अर्जित आय है और संपत्ति नहीं है तो उसका रहन सहन का स्तर कम होगा। परंतु इस मापदंड की भी कई आधारों पर आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाती है कि ये उपयुक्त आधार हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आय तो बहुत अधिक होती है किंतु वे कर के भय से संपत्ति अर्जित नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है कर से बच जाएंगे। पहला तो क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आय बहुत ज्यादा है। अब जब उनको पता चल गया कि संपत्ति पर सरकार कर लगाएगी, यदि हम संपत्ति इकट्ठी करेंगे तो उस पर सरकार टैक्स लगाएगी, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो खर्चीले हो जाते हैं। मतलब वो अपनी आय को बेवजह खर्च करते रहते हैं और संपत्ति अर्जित नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे ही संपत्ति अर्जित करेंगे उस संपत्ति पर सरकार टैक्स लगा देगी तो क्या फायदा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति जिनकी आय ज्यादा होते हुए भी वो संपत्ति अर्जित नहीं कर रहे हैं इसलिए उन पर कर नहीं लगेगा, जो सही नहीं है, जो न्यायोचित नहीं है कि आय ज्यादा होते हुए भी उन पर कर नहीं लग रहा है। दूसरा है कि यदि संपत्ति पर कर लगाया गया तो लोग संपत्ति एकत्रित नहीं करेंगे और ज्यादा खर्चीले हो जाएंगे। जैसे कि ऊपर वाले में पहले पॉइंट में हमने देखा कि आय बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी लोग संपत्ति नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? उनको लगता है कि आय संपत्ति इकट्ठी करने के बजाय तो हम क्या करें, ऐसा अपने ऊपर खर्च करें जिससे कि हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तीसरा कहते हैं कि संपत्ति का जो वास्तविक मूल्य है उसकी गणना करना संभव नहीं है। संपत्ति का वास्तविक मूल्य क्या है इसकी गणना करना संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये पता किया जाए कि किस व्यक्ति की कर देय योग्यता कितनी है। मतलब
जिस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है उसकी कर देय योग्यता कितनी है, उसके पास ज्यादा संपत्ति है तो कर देय योग्यता कितनी है। तो क्योंकि संपत्ति के वास्तविक मूल्य का आकलन नहीं हो पाता है, इसलिए ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति की कर देयता कितनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक जो बड़ी संपत्ति है उसके मुकाबले छोटी संपत्ति पर कर का बोझ ज्यादा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कर जो होता है प्रगतिशील के बजाय प्रतिगामी हो जाता है। प्रतिगामी कर का मतलब जो कम आय पर ज्यादा लगता है और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है टैक्स की रेट्स कम होती जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से संपत्ति यद्यपि कर देने का या कर को अदा करने की योग्यता का करदेयता का एक मापदंड है, कि संपत्ति के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किस व्यक्ति पर ज्यादा कर लगना चाहिए और किस व्यक्ति पर कम कर लगना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का जो रहन सहन का जो स्तर है वो केवल आय पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि संपत्ति पर भी निर्भर करता है। परंतु इस मापदंड को मापने में अर्थशास्त्री कहते हैं कि काफी सारी परेशानियां हैं, इसको व्यवहार में हम लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ऐसा यदि संपत्ति पर कर लगाया गया तो कुछ व्यक्ति जो जिनकी आय बहुत ज्यादा है वो संपत्ति को अर्जित नहीं करेंगे, ज्यादा खर्चीले हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि संपत्ति एकत्र करेंगे तो सरकार कर लगाएगी। संपत्ति का जब वास्तविक मूल्य का आकलन करना संभव नहीं होता है, या कई बार ऐसा होता है कि छोटी संपत्ति पर ज्यादा कर लग जाता है तो कर की प्रकृति जो होती है वो प्रतिगामी हो जाती है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। मतलब वो इस तरह से यदि टैक्स लगाया गया, प्रतिगामी टैक्स लगाया गया तो वो न्यायोचित नहीं होगा। अब हम लेते हैं तीसरा, उपभोग व्यय। कई अर्थशास्त्री तीसरा जो मापदंड वस्तुपरक दृष्टिकोण के जो अर्थशास्त्री हैं वो तीसरा मापदंड जो लेते हैं वो उपभोग व्यय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो संपत्ति के आधार पर भी कर नहीं लगा सकते, आय के आधार पर भी टैक्स की कर देय योग्यता का मापना मुश्किल है, तो हम उपभोग व्यय, उपभोग पर जो खर्चा होता है उसके आधार पर ये पता कर सकते हैं कि किसकी कर देने की सामर्थ्य क्या है। क्योंकि उपभोग जो है, जो व्यक्ति ज्यादा उपभोग करेगा इसका मतलब उसके पास आय ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, तभी वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो उस पर ज्यादा कर लगना चाहिए। और जिस व्यक्ति का उपभोग पर खर्चा कम है उस पर कम कर लगना चाहिए। तो प्रोफेसर कार्लडोर जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि कर अदा करने की सामर्थ्य का सही मापदंड न तो आय है और ना ही संपत्ति। मतलब प्रोफेसर कार्लडोर ने कहा कि दोनों में ही कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे आय में हमने देखा कि दो व्यक्तियों की आय समान होते हुए भी कर देने की सामर्थ्य समान नहीं हो सकती है यदि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या अलग अलग है। दूसरा, आय हम कई तरीकों से अर्जित करते हैं, तो यदि मान लो कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम से आय अर्जित करता है और एक संपत्ति से आय अर्जित करता है तो ऐसी स्थिति में भी दोनों की कर देने की सामर्थ्य समान नहीं हो सकती। इसी तरह हमने संपत्ति में देखा कि संपत्ति को जब मापदंड कर देने की योग्यता का मापदंड माना जाता है तो उसमें भी कुछ कमियां आती हैं कि संपत्ति, ऐसी स्थिति में लोग संपत्ति को अर्जित करना या एकत्रित करना बंद कर देंगे और ज्यादा खर्चीले हो जाएंगे। इसके साथ ही संपत्ति के वास्तविक मूल्य का आकलन करना संभव नहीं होता। तो इन सारी कमियों को देखते हुए प्रोफेसर कार्लडोर ने कहा कि चूंकि ये दोनों ना तो आय और ना ही संपत्ति जो है कर देने की सामर्थ्य का सही मापदंड है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि चूंकि लोगों का आर्थिक कल्याण जो है उस आय पर निर्भर करता है जो वो खर्च करते हैं। मतलब आय कितनी भी हो, आर्थिक कल्याण का संबंध होता है हमारे जीवन स्तर से या उपभोग के स्तर से। व्यक्ति जितनी ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करेगा तो कहने का मतलब है उसका आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक होगा। तो प्रोफेसर कार्लडोर कहते हैं कि आर्थिक कल्याण जो है व्यक्ति की आय पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है उसके खर्चे पर, कि वो आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च कर रहा है। तो इनका कहना है कि संचित धन तथा संपत्ति उस समय तक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते जब तक उनका उपयोग उपभोग के लिए ना किया जाए। मान लो व्यक्ति ने बचत ही कर ली सारी, तब तक उसको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। जबकि करारोपण का एक उद्देश्य क्या है कि आय और धन के वितरण में समानता लाना और इसके साथ ही राजस्व को एकत्रित करना। अतः उपभोग को कर अदा करने की सामर्थ्य को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड मान सकते हैं। तो प्रोफेसर कांडोर कहते हैं कि जो उपभोग व्यय है उसको हम कर देने की योग्यता का एक महत्वपूर्ण मापदंड मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं कि किस आधार पर, कि जिस व्यक्ति का उपभोग का स्तर जितना ज्यादा होगा या उपभोग पर खर्चा ज्यादा होगा उस पर कर की दर ज्यादा होगी, जिस पर उपभोग का खर्चा कम होगा उस पर कर की दर कम होगी।
परंतु फिर से आलोचक जो है वो कहते हैं कि उपभोग के स्तर को कर देने की योग्यता का मापदंड हम मान नहीं सकते, इसको व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसमें भी कुछ कमियां हैं। कौन सी कमी है? कि यदि मान लो परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है तो उस व्यक्ति का उपभोग पर खर्चा ज्यादा होगा। एक परिवार में 2 सदस्य हैं, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो जो 4 सदस्य हैं उनका उपभोग पर खर्चा अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि उपभोग व्यय के आधार पर हम कर लगाएंगे तो ये न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का तो परिवार में सदस्य ही ज्यादा है तो खर्चा तो ज्यादा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सही नहीं है कि जिस व्यक्ति का उपभोग पर ज्यादा खर्चा हो रहा है उस पर हम ज्यादा कर लगाएं। दूसरा, यदि करदान योग्यता का आधार उपभोग को मान लिया गया तो इससे उपभोग में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की कार्य क्षमता घटेगी, जिसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि यदि हमने उपभोग व्यय को कर देने की योग्यता का आधार मान लिया तो लोग क्या करेंगे? उपभोग को कम करना शुरू कर देंगे। उपभोग कम करेंगे तो इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, उनकी कार्य क्षमता घटेगी, कार्य क्षमता घटेगी तो उत्पादन जो है कम होगा, उत्पादन कम होगा तो ऐसी स्थिति में लोगों को उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो फिर से आय कम होगी और इस अर्थव्यवस्था एक चक्र में फंस जाएगी। तो इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपभोग व्यय को हम कर देने की योग्यता का महत्वपूर्ण मापदंड नहीं मान सकते हैं। तीसरा, यदि आय का उपयोग केवल उपभोग के लिए नहीं होता बल्कि बचत भी आय का महत्वपूर्ण अंग है जिसे बाद में निवेश किया जाता है। यदि उपभोग पर कर लगाया गया तो इससे बचत व विनियोग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि आय केवल उपभोग के काम नहीं आती है, आय जो है उपभोग और बचत दोनों के काम आती है। व्यक्ति आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचत करता है और उसको बाद में और धन कमाने के लिए निवेश करता है। परंतु यदि हमने उपभोग पर कर लगा दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कर लगने से उसका उपभोग पर खर्चा और ज्यादा हो जाएगा और उसकी बचत कम हो जाएगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो नीचे की तरफ होगा या अर्थव्यवस्था का विकास की गति जो है कम हो जाएगी। अगला है कि आय के संबंध में केवल उसकी मात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आय के स्रोत का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप उपभोग व्यय पर कर लगाते समय जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा खर्चा है उस पर कर लगाएंगे तो ये कहते हैं कि उस स्थिति में यदि व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके आय अर्जित की है तो ऐसी स्थिति में उसके उपभोग पर यदि उपभोग व्यय पर ज्यादा कर लगाया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो ज्यादा आय अर्जित नहीं करेगा। अतः इस इन सब चीजों को देख के हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री जो है ये कहते हैं कि उपभोग व्यय भी करारोपण का एक सही मापदंड नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 मापदंड लिए। एक लिया आय, जिसमें आय के आधार पर मतलब ऊंची आय है तो उस पर ज्यादा कर लगना चाहिए, नीची आय है या कम आय है तो उस पर कम कर लगना चाहिए। इसी तरह हमने दूसरा लिया संपत्ति, कि संपत्ति के आधार पर सरकार कर दे योग्यता का मापन कर सकती है। तीसरा लिया उपभोग व्यय, कि उपभोग व्यय के आधार पर कर देने की योग्यता का मापा जा सकता है। परंतु इन तीनों ही मापदंडों में कुछ कुछ कमियां हैं, तो आलोचक कहते हैं कि ये सही नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कराधान के भार का न्यायपूर्ण वितरण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वस्तुपरक दृष्टिकोण एक अनुपूरक के रूप में कार्य करता है। मतलब वस्तुपरक दृष्टिकोण को हम पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते, केवल एक सप्लीमेंट्री या उसके अनुपूरक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के अनुपूरक के रूप में हम इसको मान सकते हैं कि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के साथ साथ कर देने की योग्यता को मापने के लिए वस्तुपरक दृष्टिकोण या ऑब्जेक्टिव अप्रोच को हम ले सकते हैं। अब कर देने की योग्यता के संबंध में फिर लॉर्ड स्टाम्प ने अपने कुछ विचार दिए हैं। लॉर्ड स्टाम्प के अनुसार करदान क्षमता में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने 3 मापदंड वस्तुपरक दृष्टिकोण में लिए, पर तीनों में ही कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके आधार पर अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनको व्यवहारिक दृष्टि से लागू नहीं कर सकते। तो उन बातों को देखते हुए लॉर्ड स्टाम्प ने कहा कि जब हम कर देने की योग्यता को मापें तो उससे पहले कुछ चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। यदि उन बातों को ध्यान में रखेगी तो कर देने की योग्यता का सही मापदंड हम कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला उन्होंने कहा कि आय के साधन, जब सरकार कर लगाए तो सबसे पहले ये देखे कि आय का साधन क्या है, व्यक्ति को आय कहाँ से प्राप्त हो रही है।
इसमें क्या लेते हैं कि मौद्रिक आय के आधार पर करों का निर्धारण करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति को जो आय प्राप्त कर रहा है वह उसे निजी प्रयत्नों से प्राप्त हो रही है या उत्तराधिकार से प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहला तो लॉर्ड स्टैम्प ने क्या कहा कि उस कर लगाते समय सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आय है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो रही है। वो अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से यदि आय अर्जित कर रहा है या उसे उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है जिसके आधार से, जिसके द्वारा वो आय प्राप्त कर रहा है, इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरा है अतिरिक्त आय। कर लगाते समय व्यक्ति को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है तो कर की दर ऊंची होनी चाहिए, और यदि अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं हो रही है तो कर की दर नीची होनी चाहिए। अतिरिक्त आय का मतलब एक आय तो उसको उसकी आर्थिक गतिविधियों, मेहनत से, परिश्रम से प्राप्त हो रही है। दूसरा, यदि उसके पास कोई संपत्ति है, उस संपत्ति से उसे अतिरिक्त आय अर्जित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड स्टैम्प कहते हैं कि इस चीज को देखना चाहिए कि यदि व्यक्ति की केवल निश्चित आय है या कहें कि उसको केवल उसकी अर्जित आय से ही धन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कर कम लगना चाहिए। परंतु ये उसके पास संपत्ति भी है, आय के साथ साथ उसके पास संपत्ति है और उस संपत्ति से भी उसको आय प्राप्त हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कर की दर अधिक होनी चाहिए। अगला है कि उन्होंने कहा कि लॉर्ड स्टैम्प का कहना है कि जब सरकार कर लगाए तो ये देखिए परिवार के सदस्यों की संख्या का भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब यदि परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो एक ही आय स्तर के दो व्यक्तियों के परिवारजनों की संख्या भिन्न होने के कारण उन पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी भिन्न होना चाहिए। मतलब करारोपण की दर भी अलग अलग होनी चाहिए। मतलब जब सरकार कर का निर्धारण करे तो एक ही आय स्तर, यदि आय को देखकर कर लगाएगी तो एक ही आय स्तर पर दो व्यक्तियों के पर समान कर लगाएगी। परंतु स्टाम्प कहते हैं कि उस समय सरकार को ये देखना चाहिए कि आय तो दोनों की समान है, लेकिन इनमें परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जिस परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा हो उस पर कर कम लगना चाहिए, और जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या कम है उस पर कम कर लगना चाहिए। अगला इन्होंने कहा कि न्यूनतम छूट। लॉर्ड स्टैम्प का कहना है कि सरकार को करारोपण करते समय एक न्यूनतम छूट देनी चाहिए। मतलब न्यूनतम छूट का मतलब है कि एक ऐसी धनराशि की मात्रा पर कर नहीं लगना चाहिए जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। आय की वह मात्रा जो व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं या यूं कहें कि उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उस आय पर, आय के स्तर तक सरकार को कोई कर नहीं लगाना चाहिए। उस आय पर उसे कर में छूट मिलनी चाहिए। अगला इन्होंने कहा कि यदि सरकार टैक्स अच्छे से वसूल करना चाहती है, पूरी मात्रा में वसूल करना चाहती है, तो जिस समय आय प्राप्त हो उसी समय कर वसूल कर लेना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति को इनकम हो रही है उसी समय सरकार को उससे कर वसूल कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है कर आसानी से व्यक्ति उसका भुगतान कर देगा। हो सकता है बाद में क्या हो, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, वो कर देने की स्थिति में ना हो, उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाए, लेकिन जैसे ही आय प्राप्त होगी उसी समय यदि उससे कर वसूल कर लिया जाए तो उसको कर का भुगतान करने में आसानी होगी। तो इस तरह से लॉर्ड स्टैम्प ने कहा कि यदि सरकार कर दे योग्यता का अनुमान लगाते समय इन बातों पर ध्यान दे कि आय के साधन क्या है, परिश्रम से प्राप्त कर रहा है या उत्तराधिकार में संपत्ति से प्राप्त कर रहा है, आय के अतिरिक्त उसे कोई अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है क्या, उसके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, और एक न्यूनतम छूट दे सरकार जीवन निर्वाह के साधनों को पूर्ण करने के लिए। और जिस समय आय प्राप्त हो रही है सरकार को उसी समय व्यक्ति से कर वसूल कर लेना चाहिए। तो लॉर्ड स्टैम्प ने कहा कि यदि इन चीजों का सरकार कर लगाते समय ध्यान रखेगी तो कर दे योग्यता का अनुमान जो है वो सही ढंग से लगेगा, और जो करारोपण होगा वो न्यायपूर्ण होगा। इससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा, और न्याय में करारोपण में जो है समानता का जो सरकार का उद्देश्य है कि आय और धन के वितरण में जो असमानता है वो कम हो सके, उस उद्देश्य को सरकार करारोपण के माध्यम से पूरा कर सकेगी। क्योंकि करारोपण का उद्देश्य केवल सरकारी राजस्व प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि सरकार का एक मुख्य उद्देश्य होता है आय और धन के वितरण में असमानता को कम करना। तो यदि सरकार इन सब चीजों को ध्यान में रखेगी तो ऐसी स्थिति में जब करारोपण होगा
टैक्स लगेगा तो वो न्यायपूर्ण होगा और इससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा और देश में आय और धन के वितरण की जो असमानता है वो कम हो जाएगी। इस तरह से ये हुआ हमारा वस्तुपरक दृष्टिकोण या ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि कर देने की योग्यता को मापने का जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वस्तुपरक दृष्टिकोण है, वो क्या कहता है कि किस आधार पर सरकार को कर देने की योग्यता का अनुमान लगाना चाहिए। तो इसमें तीन चीजें उन्होंने तीन मापदंड लिए, लेकिन तीनों में ही कुछ कुछ कमियां पाई गई जिससे इनको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रोफेसर लॉर्ड स्टाम्प ने एक नया कर लगाते समय कहा कि सरकार यदि कुछ बातों को ध्यान में रखे तो कर आरोपण जो होगा वो न्यायपूर्ण और उचित होगा। थैंक यू।